किसान, पहलवान, जवान, नौजवान सभी का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाई दिया। मोदी की मैजिक कहें या फिर जीत का फैक्टर करें, इसी तरह जम्मू में भी बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है। इस बीच स्मृति ईरानी ने क्या कहा, एक बार सुन लीजिए। पत्रकारों को इस स्वरूप में देखकर, भक्तों के स्वरूप में देखकर प्रसन्नता हुई कि पत्रकार अपनी कलम छोड़, रिपोर्टर छोड़, समाज के साथ मां दुर्गा के चरणों में नतमस्तक है। इस आयोजन के लिए उन सबको बधाई देती हूँ। मैम, आपसे भेंट हुई है तो ये सवाल आज के दिन तो बनता है मैम, हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। कांग्रेस कह रही है कि हम तो नकार रहे हैं हरियाणा। जो लोग ये कहते थे कि धारा 370 के हटने के बाद लोकतंत्र किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में पनपेगा, आज जम्मू कश्मीर के वोटर ने उनको ये जवाब दिया है। एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये मेरा गौरव है कि इस चुनाव जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। आज का वर्डिक्ट डेवलपमेंट, नव भारत के निर्माण के प्रति लोगों के समर्पण का प्रतीक है। जहां तक हरियाणा में एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक विजय की मैं बात कहूं, तो आज का दिन हरियाणा में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास के कार्यों की जीत है। जो कार्यकर्ता वर्षों से जमीन पर संघर्ष कर रहा था, जिस कार्यकर्ता, जिन स्वयंसेवकों की मेहनत से आज हम ये दिन देख रहे हैं और जिन वोटर के सहयोग से हम ये दिन देख रहे हैं, उन सभी को आज के लिए मैं विशेष अभिनंदन देती हूँ, बधाई देती हूँ। बस आखिरी, अगर वो ईवीएम पर अब भी सवाल उठाते हैं तो, और वो ये कहते हैं कि हम हरियाणा की हार को नकार देते हैं, तो चुनाव आयोग को चिट्ठी भी लिख रहे थे कि देरी हो रही है। अगर कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनावी नतीजों को नकारती है तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी देश के संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे को नकार रही है। तो हरियाणा का जिक्र स्मृति ईरानी कर रही थी। हालांकि बीजेपी घाटी में कुछ कमाल नहीं कर पाई है। घाटी मतलब जम्मू कश्मीर। बीजेपी ने इस बार जम्मू के विधानसभा चुनाव में 2008 और 2014 के मुकाबले ज्यादा सीटें जीती हैं, लेकिन मोदी जहां रैली करते हैं वहां तो असर पड़ता है। आसपास और बाकी जगहों पर भी उसका जबरदस्त प्रभाव दिखाई दिया। हरियाणा में जहां कांग्रेस में इस बात की होड़ थी कि सीएम कौन बनेगा, वहीं बीजेपी चुपचाप प्रचार पर ध्यान देती रही और नीचे लाभार्थियों पर काम करती रही। बीजेपी के 150 चुनावी सभाओं के बदले कांग्रेस आधी भी नहीं कर पाई। दलाल, दामाद, पर्ची खर्ची जैसे मुद्दे जिनको मोदी ने अपनी रैलियों में जोर शोर से उठाया, उसका फायदा भी बीजेपी को जमकर मिला। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने का फैसला भी मोदी का तुरुप का इक्का साबित हुआ। हरियाणा में बीजेपी की जीत के फैक्टर क्या रहे? क्यों कांग्रेस का 10 साल बाद का वाला सपना चकनाचूर हो गया? इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज के नतीजों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास बात क्या कही, एक बार इस पर नजर डालिए। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके तप और तपस्या के लिए नमन करता हूं। हरियाणा की ये जीत कार्यकर्ताओं के अथाग परिश्रम का परिणाम है। हरियाणा की ये जीत नड्डा जी और हरियाणा की टीम के प्रयासों की जीत है। हरियाणा की ये जीत अतिशय नम्र विनम्र ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों की भी जीत है। साथियों,
आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। शायद आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं होगी, हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। इतने वर्षों में बड़े बड़े दिग्गजों ने इस राज्य का नेतृत्व किया। शायद हिंदुस्तान में बहुत कम राज्य के नेता ऐसे होते हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। एक जमाना था हरियाणा के इन दिग्गज नेताओं का नाम पूरे देश में चर्चा में रहता था। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए। 13 चुनावों में से 10 चुनावों में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली। देशभक्ति से ओतप्रोत होकर वोट दिया। देशभक्तों को बांटने की साजिश को एक ऐसा देश बनाना चाहती हैं जहां लोग अपनी ही विरासत से नफरत करते हो, अपनी राष्ट्रीय संस्थाओं पर शंका करते हो। जिस पर देशवासी गर्व करते हैं, कांग्रेस उस हर चीज की छवि को धूमिल करना चाहती है। देश का चुनाव आयोग हो, देश की सेना हो, हमारी पुलिस हो, देश की न्यायपालिका हो, कांग्रेस हर संस्था पर दाग लगाना चाहती है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के पहले इन्होंने किस तरह का कोहराम मचाया था। चुनाव के दौरान भी ये लोग, इनको सहयोगी दल, इनके अर्बन नक्सल साथी कितनी बार कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए। और किस लिए? ताकि ये लोग चुनाव आयोग की संवैधानिक निष्पक्षता पर बट्टा लगा सके। आज भी उन्होंने ऐसा ही काम किया है। आज भी कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। कांग्रेस हर बार यही कोशिश करती है कि हमारी संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, उसकी प्रतिष्ठा पर आघात करे। कांग्रेस की यही आदत रही है। कांग्रेस बड़ी बेशर्मी से ऐसी करतूतें करती आ रही है। असल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण, ये बात हम इसलिए सुनवा रहे थे कि इसमें सार था कि जीत के पीछे की कहानी क्यों है। कांग्रेस अगर हारी है तो उसके पीछे की कहानी क्यों है। सकारात्मकता से तो आप सफलता पा सकते हैं, लेकिन अगर आप नकारात्मक हो जाएं तो फिर सफलता मिले कैसे। असल में मोदी की 10 बड़ी बातें क्या है, हम आपको विस्तार से समझाते हैं। पहली बात, हरियाणा ने हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया है। कांग्रेस की पोल खुली है, उनका डब्बा गोल है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि देश विरोधी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, ये एक बड़ा संकेत दिया। और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मोदी ने कहा कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये भारत के साथ, अर्थतंत्र के साथ और लोकतंत्र के साथ देश विरोधी साजिश है और कांग्रेस उसमें शामिल है। वहीं वो समाज में जाति का जहर फैला रहे हैं, ये कांग्रेस पर आरोप लगा है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है, गीता की धरती पर विकास सुशासन की जीत हुई है। हरियाणा में तीसरी बार कमल खिला है, 10 साल में सरकार पर कोई दाग नहीं लगा है और जम्मू कश्मीर में पहली बार
शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए हैं। साथ ही नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के संविधान की जीत लोकतंत्र की जीत है और मैं इसे नमन करता हूं। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक मेहता जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। सबसे पहले मैं आलोक जी के पास चलूंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा कि आलोक जी, नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया हरियाणा जीत के बाद, या कहें कि कश्मीर की हार के बाद, उनके शब्दों को, उनकी बातों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से जब उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है जिसमें हमारी संविधान की संस्थाओं को, मैंने अदालत को, सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने जिक्र किया, चुनाव आयोग का जिक्र किया, और लोकतंत्र को लेकर के जिस तरह के खतरे हैं, इसमें आप देखिए संकेत बांग्लादेश की घटनाओं के बाद और जो स्थितियां हुई हैं उससे बार बार ये कहा जाता है कि भारत के खिलाफ, और उससे पहले भी कहते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उन षड्यंत्र का हिस्सा बन गई। ये एक बहुत गंभीर उनका कहना है कि जिम्मेदारी से, इससे मुझे लगता है कि हरियाणा के चुनाव में और ख़ास करके जम्मू कश्मीर में भी जिस तरह से चुनाव संपन्न हुए, लोकतांत्रिक, या कहना चाहिए कि सबसे बड़ी विजय है। मैं मानता हूं जहां पर लाठी गोली चलती थी हरियाणा में एक समय में, वो मैंने युग देखा है। जम्मू कश्मीर में तो इसी तरह से वोट ही नहीं डाल पाते थे। आज वहां सुरक्षा के साथ जो वोटिंग हुआ, उसको बने बाहरी षड्यंत्र को रोका जनता ने और सरकार और सुरक्षा तंत्र ने। भारतीय जनता पार्टी की विजय को बने उनको उसका जो बधाई देते हैं वो तो अपनी जगह है। उन्होंने साथ में जम्मू कश्मीर पर भी खुशी व्यक्त की कि आज वहाँ जिस तरह से लोकतंत्र में शांति के साथ चुनाव हुए, इससे मुझे ऐसा लगता है कि ये एक संकेत एक और है। आदिवासी, पिछड़े, दलित, गरीब, जो उन्होंने, महिला, ये एजेंडा आगे भी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के लिए, आने वाले चुनाव के लिए भी उन्होंने एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ भारत की जनता को भी एक मैसेज दे दिया। ये पार्टी उनको आगे बढ़ाएगी तो पूरा देश आगे बढ़ेगा जी। केवल नारा ना दिया जाए, उसको सबको लाभ दिया जाए। इस लक्ष्य से हरियाणा में ऐतिहासिक विजय है, क्योंकि तीसरी बार एक साथ सफल कोई पार्टी नहीं हो पाई जब से हरियाणा बना। ये एक बड़ा संकेत पार्टी की सफलता पर उनका संकेत है। ये 57 साल का असल में जो एक टूटा है, नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1966 में हरियाणा कांग्रेस का जन्म हुआ और उसके बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं थी जो रिपीट करवाई, लेकिन बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसके पीछे का मंत्र क्या है। आपने देखा कि तमाम कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ईवीएम में कोई लोचा दिखाई दे रहा है, कुछ खेल दिखाई दे रहा है, और चुनाव आयोग में इस बात की शिकायत भी हो। नरेंद्र मोदी कह भी रहे थे कि ऐसी पार्टी है कि ना इनको सिस्टम पर भरोसा है, ना इनको संविधान पर भरोसा है, ना इनको संवैधानिक संस्थाएं उस पर भरोसा है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि कल भी जब जिस तरीके से एग्जिट पोल निकल कर आए थे, आपने कहा कि क्या इस एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को, उन आरएसएस के प्रचारकों को समझने की कोशिश की है? जिस तरीके से वो लाभार्थियों की सूची बनाई जाती है, लाभार्थियों की सूची बनाकर उन तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, उनको ये भरोसा दिलाने की कोशिश की जाती है कि हम हैं तो आपके प्रति कितने भरोसे के साथ हैं। अगर पन्ना प्रमुख है तो वो पन्ना प्रमुख सिर्फ चुनाव तक फॉर्मेलिटी नहीं करता, वो पूरे 5 साल तक उनसे संबंध बना के रखता है। इन चीज़ों को लोग भूल जाते हैं। लेकिन ये जो चुनाव की जीत है, क्या मान लिया जाए? और दूसरी सबसे बड़ी जीत जिसका कि जिक्र किया जा रहा है, एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी हमेशा व्यक्तियों की होती है, पार्टी की तो होती नहीं। और हरियाणा चुनाव में अगर जिक्र करें तो 14 लोगों के टिकट काट दिए, 14 विधायकों के टिकट काट दिए, और 14 में से जब टिकट काटे तो 12 जीत के आपने कई मंत्रियों को रोते बिलखते देखा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। 23 सीटों पर जो पुराने उम्मीदवार थे उनको टिकट नहीं दिया, 23 सीटों पर नए चेहरों को उतारा और उनमें से भी 12 जीत गए। तो ये जो रणनीति है, ये समझने की कोशिश की। अगर लगा कि खट्टर साहब से नुकसान हो सकता है तो उन्होंने हटा दिया, एक नया चेहरा लेके आए। तो ये जो फैक्टर है बीजेपी के इस चुनाव में, जो टूल्स यूज़ किए, हालांकि लोकसभा में भी इस्तेमाल किए, कई राज्यों में भी इस्तेमाल किए, ये जो टूल्स हैं, ये टूल्स क्या कहते हैं? देखिए मनोज जी, मैंने कल भी कहा था, इसके पहले भी कई बार अपने पूरे ग्रुप के चैनल्स में अंग्रेजी में भी कहा कि ये गलत फहमी है। पहली बात तो कि मनोहर लाल जी को हटाया गया,
उनकी कमजोरियों या गड़बड़ियों या उसके कारण उनको हटाया गया था। लोकसभा चुनाव से पहले से सोचा जा रहा था कि इनका और उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा। वो पार्टी में भी उनको जिम्मेदारी, कई लोग चर्चा भी करते थे, अध्यक्ष भी हो सकते थे। हरियाणा में नरेंद्र मोदी जी ने और मनोहर लाल जी ने जंग संघ के या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हरियाणा के थे, तब से मोदी जी से उनका संपर्क रहा और इसलिए उनकी ही पसंद के सैनी जी को बनाया गया मुख्यमंत्री। तो और आरएसएस को लेकर के भी मैंने कल भी, मैं संडे को लेख लिखा अपने संडे गार्जियन आज समाज में, इंडिया न्यूज़ के अखबार में, कि भाई ये संघ और इनके बीच में परिवार जैसी मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन एक दूसरे के लिए काम करना या पार्टी को जिताने में कहीं कोई गड़बड़ नहीं, कई जगह कमियां हुई है। वो कार्यकर्ता जहाँ काम नहीं किया हारे भी हैं, हिमाचल में हारे हैं जहाँ नड्डा जी अध्यक्ष रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे ही सब कुछ होता है, लेकिन हरियाणा में चूंकि बिल्कुल ठोस, जिसको कह सकते हैं टीम ऐसी थी जिसके बल पर उन्होंने सफलता पाई। और कांग्रेस के दुर्भाग्य देखिए, मैंने कल भी कहा था, राहुल गांधी जिस ढंग से जिन सभाओं में गए, आज मैंने अपने टीम से कहा था, अपने सहयोगियों से, तो सभी जगह हार गई जहां राहुल गांधी गए हैं। ये बात को लोग रेखांकित नहीं कर रहे। मैं तो तब भी कहता था हुड्डा जी जहां भी जिता सकते हैं जिता सके, और अब चुनाव आयोग पर थप्पा डाल रहे हैं। आज सुबह 12 बजे नहीं 4 बजे तक ये कहते रहे हम जीत रहे हैं। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बाइट है अपने चैनल पर अपने संवाददाता के साथ, जी। नहीं हम जीत रहे हैं। उसके बाद 1 घंटे बाद आप कहेंगे नहीं निर्वाचन में आयोग ने गड़बड़ कर दिया, अधिकारियों ने गड़बड़ कर दिया। छत्तीसगढ़ में आप तो मनोज जी गए हैं, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। क्या वहाँ अधिकारी गड़बड़ करके जिता दिया? राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में थी, गहलोत की सरकार थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देश का दुर्भाग्य है कि इतने बड़े लोकतंत्र में एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, कश्मीर में तो आप ये बात नहीं करें, वहाँ भी तो आपकी सीटें कम हो गई, जहाँ गांधी परिवार, नेहरू परिवार कश्मीरी पंडितों के नाम पर राज करता रहा 50 साल। बार बार नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक यही कहा जाता हम कश्मीरी पंडित हैं। लेकिन कहीं राहुल गांधी ने पंडित में पता नहीं मुस्लिम नाराज होगा तो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को कहना पड़ रहा था, भैया तुम वहाँ तो जाओ जहाँ पंडित हैं, तुम हमारे हिस्सा खाना चाहते हो। तो वहाँ इनका हिस्सा भी नहीं मिला जम्मू में, वहाँ भी सब सीटें 11 सीटें कांग्रेस हार गई, वहाँ भी कोई काम नहीं कर पाए। इससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अति आत्मविश्वास और बीजेपी का जो होमवर्क है, जो जिस तरह से कहा जाता है, अमित शाह जी को आप क्रेडिट दें, मोदी जी को दें, मनोहर लाल जी को दें, बल्कि पूरी पार्टी को कई लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे काम करते रहे। और डोर टू डोर जो आपने सवाल किया, लाभार्थी नहीं, मेरा कहना जिनको नहीं भी मिला, यदि उस तक पहुंच हो गई। मनोहर लाल जी कठोर थे, दूसरा चीफ मिनिस्टर रह करके साथ साथ, चूँकि वो आदमी टीम तो एक ही है, एक आदमी गर्म होगा घर में, माँ गर्म होगी या पिता गर्म होगा और माँ संभालेगी। परिवार में भाई ज़्यादा गर्म होगा, कहते इसको भाई को संभालो। उस तरीके से उन्होंने काम किया। अभी भी बहुत गुंजाइश है हरियाणा में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ऐसा हो गया है, लेकिन हाँ, इस दृष्टि से हरियाणा से जो संकेत जाएगा, लोकसभा चुनाव में जो हरियाणा का संकेत आ रहा था कि आने वाले समय में अब बिल्कुल पतन की तरफ भाजपा जा रही है, उसके बजाय एक आत्मविश्वास लाने का काम इस चुनाव में हुआ है। ये बड़ी बात एक संकेत के तौर पर दी है। डॉक्टर सुनील हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील साहब, अगर आप देखें गौर से, बीजेपी को जहां लगता है कि हमारी एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी को लगता है कि जहां पर हमारी कमी है, वो संगठन में हो या सरकार में हो, वो फैसले ले लेती है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को हटाया, रमन सिंह को हटाया, राजस्थान में परिवर्तन किया, नए चेहरों को लेकर आना, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि पार्टी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, चेहरों को लेकर होती है। तो बड़ी ही साफगोई के साथ हटा दिया, कहीं कोई इब्बट। लेकिन अगर ये देश राहुल गांधी को अगर पसंद नहीं कर रहा, आप तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ बैठे, वो चर्चा कहते हैं कि कमी है। अगर राहुल गांधी को पसंद नहीं कर रहा, लेकिन राहुल गांधी हटने को तैयार नहीं, आपके पास एक नेता है प्रियंका गांधी के तौर पर, आप उसे आगे लाना नहीं चाहते हैं। आपके पास गिने चुने जो सलाहकार हैं, वो सलाहकारों को पूरे बीजेपी के नेता, तमाम बड़े बड़े नेता, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हों, सुरेश पचौरी हों, मिलिंद देवड़ा हो, तमाम बड़े नेता वो छोड़कर चले गए क्योंकि आपकी टीम ऐसी है। लेकिन आप बदलने को तैयार नहीं हैं। और 2014 से हम सुन रहे हैं कि साहब जो भी चुनाव हार गए तो ईवीएम का दोष है, जो हम जीत गए वो हमारी मेहनत है। तो इस एक मानसिकता से आप नरेंद्र मोदी का और इस बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते, आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी ने जब 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, हार के बाद जब इस्तीफा दिया,
और इस्तीफा पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए। उन्होंने बीजेपी पे कब खुद की पार्टी पे ज्यादा आरोप लगाए, और जब उस पार्टी पे आरोप लगाने के बाद आप उसकी दोबारा पुनः समीक्षा नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों पर आरोप लगाए वो पार्टी से बाहर नहीं हो पाते हैं, बड़े पदों पर वो भी आसीन होते हैं। तो जो राहुल गांधी जैसा व्यक्ति, जिसने इस्तीफा के समय खुद की पार्टी के नेताओं पर एक निष्कर्ष पूर्वक जो आरोप लगाए, उसकी समीक्षा न पार्टी करती है न पार्टी के बड़े नेता करते हैं। खड़गे साहब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं तो खुद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ जो वायदा किए उसे आप पूरा नहीं कर पाते हैं। समझते तो हैं सब कि इस बदलाव की आवश्यकता है, युवाओं को आगे आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नेता कांग्रेस में हैं जिन्होंने कभी एमएलए एमपी का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मेकिंग मकाम में वो रहते हैं हमेशा। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी जैसे बड़े चेहरे से जो माइक्रो लेवल पर समझ रखता हो, पन्ना प्रमुख तक जिनका संगठन रहता हो, और जो ऐसी स्थिति जब मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे 2022 के चुनाव को देखो आप, उत्तर प्रदेश को मीडिया के कुछ लोग बोलते थे कि भाजपा बहुत मुश्किल से आना होगा और समाजवादी पार्टी की वापसी हो रही है। तो भाजपा ने रणनीति बदली और रणनीति बदल के वो दोबारा सत्ता में आए। वो क्रिटिसाइज नहीं करते राजनीतिक विश्लेषकों को या पत्रकारों को कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं, या कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, या कांग्रेस के लिए आप काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से उसको सकारात्मक रूप से लेते हैं और उसकी समीक्षा भी करते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, जिन चेहरों को वो चुनाव से पहले समीक्षा करके समझते हैं कि इनके चुनाव पे हम, इनके चेहरे पे हम हार सकते हैं, तो कोई कोताही भी वो नहीं बरतते। चाहे आप उत्तराखंड का ले लीजिए, चाहे गुजरात का, चाहे तमाम अन्य प्रदेशों का, हरियाणा का भी आपने जिक्र किया, हरियाणा में खट्टर साहब को हटाया, और हम तब भी लोग कहते थे खट्टर साहब का उसमें विरोध करना, जो मुट्ठी भर लोग कुछ कह सकते हैं, माहौल बना सकते हैं, उनके व्यवहार को लेकर के, उनके नेचर को लेकर के, उनकी कार्यशैली को लेकर के, यदि उनका विरोध होता तो वो लोकसभा के सदस्य न बनते, वो लोकसभा में जाके चुने नहीं जाते। निश्चित तौर से कांग्रेस ने वहां 5 सीटें ली, लेकिन 5 सीटें लेने का कारण भी तो देखना पड़ेगा कि जेजेपी का सारा वोट बैंक 10% वोट डाइवर्ट हो गया कांग्रेस की तरफ, और वो 5% पे आके टिक गई, 15% 2019 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में था। तो ये सब चीजें अब भी आप देखिए इस लोकसभा चुनाव में इनेलो के साथ बीएसपी जाती है, जेजेपी के साथ बीएसपी जाती है, और आप वहां समीक्षा नहीं कर पाते हैं। आप पार्टी के साथ जब गठबंधन में आप जाना चाहते हैं, जहां आप देखेंगे कि 1.79 वोट प्रतिशत उनको मिला है और आपकी हाजिर कितनी हुई है 0.80 से, यदि ये वोट बैंक आपके पास चला जाता तो क्या होता। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, राघव चड्ढा का अचानक प्रकट हो जाना। वो बाहर थे, राघव चड्ढा आते हैं, उस मीटिंग को करते हैं, और उस मीटिंग के बाद लगता है कि कांग्रेस और आप पार्टी का गठबंधन नहीं हो सकता है। उसके बावजूद भी कांग्रेस इसमें न समझ पाए। और सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए, चाहे आकाश आनंद हो, चाहे चंद्रशेखर हो, ये उस बेल्ट में काम करते हैं जिस बेल्ट में लोकसभा 2024 के चुनाव में इंडी गठबंधन को वोट गया बजाय बीजेपी के। 2019 के चुनाव में वोट जो मिला वो छिटक गया 2024 के चुनाव में। उन्होंने उस बेल्ट में बात की, चाहे 17 सीटें आरक्षित वाली हों या 18-19 सीटें वो हो, जहां दलित लोगों का प्रभाव होता है। एक चीज तो बता दी बीजेपी ने कि आप किसी एक हवा में, एक समय था जब एक हवा चलती थी तो उस हवा में सारे लोग उसी चुनावी समर में अपने आप को गोल गोल घुमाते रहते थे और मानते थे कि जो जीतेगा वो जीत जाएगा, जो हारेगा वो हार जाएगा। लेकिन एक चीज है कि कई सारे स्विंग्स हैं अब चुनाव में, और इस चुनाव को अगर गौर से देखा जाए, डॉक्टर सर्बानंद आर्य साहब, तो इस चुनाव में किसानों का एक बड़ा मुद्दा था। ये कहा गया कि साहब बार बार किसानों का मुद्दा उठाया गया, ये कहा गया कि किसानों को पीटा गया, उनको पकड़ा गया, उनको जेल भेजा गया, कटीले तार बिछाए गए। इसके साथ साथ पहलवानों का मुद्दा आपने देखा, और पहलवानों के मुद्दे जरिए जिस तरीके से महिला पहलवान को चुनाव मैदान में उतारा गया वो एक मुद्दा था। ये दलितों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा निकल कर आया, लेकिन उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाई। और यही इस बात का जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं कि देखिए, किसानों को भड़काने की कोशिश की, दलितों को भड़काने की कोशिश की संविधानों के जरिए, लेकिन बीजेपी सफल नहीं हो पाई। आप नकारात्मक तौर पर राजनीति कर रहे हैं, सकारात्मक तौर पर राजनीति करेंगे तो सफलता मिलेगी। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? क्रिएट किए जाते हैं, इलेक्शन से पहले स्टेटमेंट्स देनी शुरू की जाती हैं और इलेक्शन के दौरान ये नैरेटिव बन जाते हैं। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे आप पहलवानों का मुद्दा कह रहे हैं, चाहे कुछ और मुद्दे कह रहे हैं, परंतु असली मुद्दे यहाँ बेरोजगारी के थे, जो पहले भी थे, आज भी हैं, और शायद जब तक इनका हल नहीं होता आगे भी रहेगा। उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं हुई तो मैं इसके बारे में क्या बोलूं।
बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था, आज भी है, पूरे देश में है, सिर्फ इसी हरियाणा के इलेक्शन की बात नहीं। ये जो नैरेटिव सेट हो जाते हैं उसके अंदर लोग जो हैं वो भ्रमित हो जाते हैं और उस नैरेटिव के अनुसार बहुत सारे लोग प्रभावित होकर वोटिंग करते हैं। मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं करता, ना बीजेपी की ना कांग्रेस की बात करता हूँ। नैरेटिव दोनों पार्टियां बनाती, नैरेटिव दोनों पार्टियां। अब ये दलित का मुद्दा जो है, और दलित का मुद्दा भी एक खास नेता के साथ यानी शैलजा के साथ जुड़ा हुआ था। ये मुद्दा अचानक खड़ा हो गया क्योंकि ये झगड़ा तो कांग्रेस के अंदर का था, परंतु इसका नैरेटिव बना और इसका कितना प्रभाव हुआ ये भी एनालिस्ट इसको बताएंगे। मैं और आप शायद इसको ना बता सकें। आज जो सफल है वो सिकंदर है, जो हार गया उसने गलतियां की हैं। मैं ये समझता हूं कि नेगेटिव जो पॉलिटिक्स है वो तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए और इस देश की जनता देर या सवेर नेगेटिव पॉलिटिक्स को इनकार करती है और वो हुआ, ये मुझे कहना। जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जिन्होंने विस्तार से मेरे साथ चर्चा की। तो कुल मिलाकर हरियाणा में एक बड़ा संकेत निकल कर आया, किसी को उम्मीद नहीं की। पूरे देश में इस बात की चर्चा भी हो रही है कि हरियाणा में ये क्या हो गया, क्योंकि एग्जिट पोल में जो नंबर्स आए ठीक उसके उलट हरियाणा में परिणाम निकल कर आए। लेकिन बात अगर हम जम्मू कश्मीर की चलें तो जम्मू कश्मीर में मोदी का मैजिक चला या नहीं, चूंकि घाटी में बीजेपी का वैसा राजनीतिक प्रभाव नहीं दिखाई दिया है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा सीटें मिली हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में चुनाव में बम्पर वोटिंग बताता है कि लोगों में लोकतंत्र को लेकर, चुनाव को लेकर एक आस्था यहाँ पर ज़रूर देखी गई है। अब इन तमाम सारी बातों के इर्द गिर्द नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग जो है वो ये बताती है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में कभी इतनी भीड़ इतने उत्साह के साथ वोट नहीं करती थी, क्योंकि एक डर था, एक भय था। सरहद पार पाकिस्तान नहीं चाहता था कि चुनाव हो। लेकिन नसरुल्लाह की मौत के बाद चुनाव प्रचार रोकने वाली महबूबा मुफ्ती, ये बड़ा संकेत मैं आपको बता रहा हूँ, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी की बुरी हालत हो गई, बुरी हालत हुई। यहाँ तक कि उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती खुद चुनाव हार गई। बीजेपी ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं कांग्रेस की तुलना अगर करें तो बीजेपी 29 सीटें जीत गई है और कांग्रेस को मात्र 6 सीट ही मिल पाई। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उसके गठबंधन की स्ट्रेटजी सफल हो गई है और अब वो सरकार बनाने जा रही है। दोनों पार्टियों को अगर जोड़ दिया जाए तो स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस और नेशनल पार्टी की एक गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में बन रही है। जम्मू में एक तो तमाम सारी चीजें देखी गई और एक से एक बढ़कर मुद्दे थे। असल में नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को वहां पर बहुत ज्यादा तरजीह लोगों ने दी, इसलिए एक बड़ी सफलता जम्मू में बीजेपी को दिखाई दी, लेकिन घाटी ने इसे नकार दिया। अब बीजेपी का प्रदर्शन पहले के मुकाबले अच्छा हुआ है और इस बात का जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज हमें मिला है। जम्मू कश्मीर में एक तरफ जहां अलगाववाद, आतंकवाद के ख्याल वाले लोगों पर जनता ने प्रहार किया है, तो वहीं एक तरह से लोकतंत्र की जीत हुई है, क्योंकि 10 साल से वहां पर सरकार नहीं है, अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार चल रही है, केंद्र की सरकार चल रही है, लेकिन अब लोगों ने खुद की चुनी हुई सरकार को बनाया। और अब लोग अगर खुद की चुनी हुई सरकार बना रहे हैं, जिसका जिक्र बार बार कश्मीर में किया जा रहा था कि साहब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन लोगों ने अपने वोट की ताकत से वहां के लोगों को चुना है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार वहां बन रही है। और एनसी के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कह भी दिया है कि जम्मू कश्मीर में कोई और नहीं बल्कि उमर अब्दुल्ला ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या है वो सुनिए। जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने
नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी उसमें वोट शेयर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके तप और तपस्या के लिए नमन करता हूं। तो भले ही जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई है, लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देता हूं कि वहां पर उन्होंने एक सरकार को चुना। और जो मेरे पास जानकारी आ रही है उस जानकारी के हिसाब से आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे और 11 या 12 अक्टूबर को वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सुशील वकील वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, बिलाल खान राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ होंगे और हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या हो गया, क्योंकि बहुत मेहनत की गई, 370 लगाया गया, कश्मीरी पंडितों को लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। कश्मीर फाइल्स फिल्म तो आपको याद होगी, शायद वोटों का विभाजन करने के लिए वो तमाम रुपहले पर्दे पर आपने तस्वीरें देखी होंगी। और इसके साथ साथ डिलिमिटेशन भी हुआ जिसमें 6 सीटों को जम्मू में बढ़ाया गया, लेकिन फायदा नहीं हो पाया, सरकार नहीं बन पाई। और सरकार अगर नहीं बन पाई तो उसके पीछे का कारण क्या रहा, समझने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सुशील वकील हैं। सुशील वकील साहब, जरा समझाएं कि इतने प्रयास करने के बावजूद भी, क्योंकि तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ताओं को लेकर मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि साहब थिएटर खुल गए हैं, लोग फिल्म जाने लगे हैं, वहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक बढ़ गए हैं, G20 का सफल आयोजन हुआ है, विकास की गंगा वहाँ पर बह रही है, बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें हो गई हैं, पुल पुलिया बन रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर सरकार नहीं बन पाई जम्मू कश्मीर में और घाटी में अगर एक भी सीट आपको नहीं मिल पाई, तो उसके पीछे का क्या कारण? सिर्फ यही कि 370 जम्मू कश्मीर के लोगों ने, या यूं कहें कि कश्मीर के लोगों ने, घाटी के लोगों ने नकार दिया। देखिए, पहले जब आप जो कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं, जब से आर्टिकल 370 हटा या उससे पहले भी 2-4 साल पहले जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वहाँ पर है, कश्मीर में काफ़ी डेवलपमेंट हो गई, हद से ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई। नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, बाकी सड़कें वगैरह भी बन रहे हैं, टूरिस्ट काफ़ी आ रहे हैं। एक टाइम था जब 5 बजे के बाद कोई दुकान खुलता नहीं था, 5 बजे बंद करते थे लोग दुकान, 6-7 बजे के बाद कोई सड़क पे नहीं होता था। बच्चे स्कूल जाते थे, कभी महीने में जो 5 बार, कभी 10 बार, कभी 15 बार। पढ़ाई का कोई साधन नहीं था, सारे जाम हुआ था। और उसके बाद देख लीजिए, टूरिस्ट आ गए 1.5-2 करोड़। जब टूरिस्ट आ गया, शिकारा वाला जो 33 साल से बैठा हुआ पड़ा हुआ था हाथों पे हाथ रख के, टैक्सी वाला जिसका कोई काम नहीं था, होटल वाले जो बेकार थे, हाउस बोट वाले जिनका कोई काम नहीं था, इतना टूरिस्ट आना कि होटल में कमरा नहीं मिलना, बुकिंग नहीं हो, हाउस बोट में नहीं मिलना, ये दिखाता कि पीस तो आ गया, पीस की ऐसी गुंजाइश नहीं है। और इसके बावजूद जब लोगों से पूछा गया, पहले जिन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, लोग कहते थे हाँ जी काफ़ी डेवलपमेंट होगी, पीस आ गया स्टेट में, हर एक चीज़ है। यहाँ तक कि मैंने एक ये संवाददाता ने एक नौजवान से, पढ़े लिखे नौजवान से पूछा, आपका क्या कहना है 370 के बारे में? उस नौजवान ने कहा, देखो जी, हमें सबसे पहले बड़ी चीज़ जो है वो लाइफ सिक्योरिटी मिली। उससे पूछा गया कि लाइफ सिक्योरिटी का मतलब क्या है आपका?
उसने कहा देखो जी, हम पहले 5 बजे के बाद जब घर से निकलते थे, घर वाले परेशान होते थे जब तक हम वापस नहीं आते थे। उसके आगे जब भी हम घर से निकलते, हमें नहीं पता था कि गोली कहाँ से आएगी। एनकाउंटर होगा, सिक्योरिटी फोर्स वालों की गोली आएगी या मिलिटेंट की गोली आ जाएगी। तो इस चीज से निजात पा गए, हम बड़े खुश हैं। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कह रहे हैं हाँ जी डेवलपमेंट हो गया, मोदी जी ने काम किया, हम मोदी जी को वोट दे देंगे। यहाँ तक कि कश्मीर में हर सड़कों पे जहाँ से आप जाएंगे, कोई ना सड़कों पे लाश पड़ी रहती थी, क्योंकि कभी मिलिटेंट मारते थे, कभी सिक्योरिटी फोर्स की गोली का शिकार होते थे। ये कॉमन चीज बन गई थी वहाँ। आज देख लिया, आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा। कश्मीरी पंडित जो कभी 30 साल से कश्मीर की ओर मुड़े भी नहीं, वो आजकल जाके जितने भी हमारे धर्म स्थल है वहां पर जाके पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ तक कि वो यात्राएं निकालते हैं। जन्माष्टमी पे यात्रा निकली, गणेश विसर्जन में का बड़ा प्रोग्राम हुआ। एक ही जगह ऐसे जगहों पे जो मिलिटेंसी के गढ़ हुआ करते थे, इतनी पीस आ गया। और सबसे बड़ा चीज ये देखिए, इससे ज्यादा क्या पीस होगा कि जो मिलिटेंट पहले गोलियां या बंदूक उठाते थे, AK-47 उठाते थे, आज वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि हम ये एक अगर बड़ा जीत संकेत गए निकल कर आया कि जो लोग खुद जिनके हाथों में कभी बंदूक होती थी, अगर आपने उनको लोकतंत्र में इस चुनावी समर में शामिल होने का मौका दिया है और उन लोगों ने भाग भी लिया है और कई लोगों को सफलता भी मिली है, तो ये एक अच्छा संकेत है कि आपको जो भी अगर विरोध भी करना है तो आप सदन में बैठ के विरोध कीजिए, आप बंदूक से विरोध मत कीजिए, आप गोली से विरोध मत कीजिए। जी एक और बात बताना चाहता हूँ मैं, जी क्योंकि पहले जब इलेक्शन या जम्मू कश्मीर इलेक्शन की बात चली, उसके बाद जब शुरुआत हुई तो लोग बड़े नाराज थे। देखो जी, वो ये परिवारवाद आ रहा है, एक साइड से मुफ्ती का खानदान, दूसरी साइड से नेशनल कॉन्फ्रेंस का खानदान, तो लोग ये उबला खानदान, लोग पहले बड़ा या इनके ऊपर अपोजिशन करने लगे। लेकिन बाद सही में कहा, क्या ये हुआ, सही कहा। बिलाल मेरे साथ मौजूद हैं, बिलाल के पास मैं चलूंगा, राजनीतिक विश्लेषक है बिलाल। अगर जम्मू कश्मीर के इन फैसलों को देखा जाए तो जम्मू में तो बीजेपी की रणनीति सफल हुई है, लेकिन कश्मीर में वो कमजोर हो गई है। हालांकि उसका वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके एक मायने ये भी बता रहे हैं कि घाटी में भरोसा नहीं जता पाए। घाटी में बीजेपी की जो विचारधारा है, बीजेपी के जो चेहरे हैं, उन पर भरोसा नहीं जता पाए। यहां तक कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद चुनाव हार गए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीजेपी की परफॉर्मेंस रही है जम्मू के अंदर, वो काबिले तारीफ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। परसेंटेज, जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी नंबर 1 रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कश्मीर की बात है, वैली की बात है, वहाँ जो उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला जी ने अपना चुनाव प्रचार किया था, उसमें लगातार उन्होंने 370 का जिक्र किया, उन्होंने लोकल मुद्दों का जिक्र किया। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी गए वहाँ, अलायंस हुआ NC और कांग्रेस का, तो वहाँ लोगों के बीच में जाके उन्होंने अपनी बात की, छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए, वहाँ छोटे छोटे बच्चों से मिल रहे हैं लगातार। वहाँ पर जो भी मुद्दे वहाँ के हैं कश्मीर को लेके, चाहे वो जमीनी मुद्दे हों या फिर उनको रोजगारी की बात हो या फिर उनकी आज़ादी की बात हो, वो मुद्दे कहीं ना कहीं उमर फारूक अब्दुल्ला जी और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला जी ने उठाने का काम किया। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो सारी सिचुएशन है उसमें बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है पहले से। लेकिन जो सरकार बनी है इस वक्त, और आपने देखा होगा कि महबूबा मुफ्ती का जो स्टेटमेंट आया, तो उन्होंने जो अभी जी मतलब सरकार तो दूसरी बनी है कांग्रेस की और NC की बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, बड़ी खूबसूरती से कहा कि हम सपोर्ट करेंगे। तो उनका कहीं ना कहीं इरादा, बाहर से अगर वो इनको सपोर्ट करना चाहें तो वो समर्थन दे सकते हैं। तो ये भी एक वो है बिलाल, कि वो जैसे चाहते अभी हम जिक्र कर रहे थे, समझने की कोशिश भी कर रहे थे और सुशील वकील बता रहे थे कि साहब एक बात तो है कि कश्मीर में शांति आई है, सुकून आया है, लोगों का भरोसा जागा है और लोग बेफिक्र होकर घूम सकते हैं सड़कों पर। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी है और वो नेगेटिविटी बार बार जब बीजेपी का जिक्र आता है तो लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि साहब हिंदू मुस्लिम बहुत होता है। अगर ये हिंदू मुस्लिम माइनस हो जाए और इस तरह के जो एक अति उत्साही या अतिवादी जो विचारधारा के लोग हैं, अगर ये बीजेपी से माइनस हो जाए तो मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प, नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो कश्मीर के लोग हैं वो भी और प्रदेशों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो आवाज़ें आती हैं, 80-20 की बात आती है,
शमशान कब्रिस्तान की बात आती है, मदरसों को लेकर टारगेट किया जाता है, वक्फ बोर्ड को टारगेट आसाम के अंदर लगातार देखें किस तरीके से आसाम के चीफ मिनिस्टर क्या कहते हैं, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद वो लोग भी देखते हैं, कटेंगे बटेंगे ये स्टेटमेंट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके दिलों पे लगते हैं। वो भी सोचते हैं कि अगर यहाँ सरकार इस तरीके से आगे तो यहाँ भी ये डिफरेंसेस जो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं हावी रहेगी। तो उनको भी समझ में आता है कि ये मुद्दे जो चाहे वो हमारे अभी देखा होगा नब्बी का मामला हुआ हो तो किस तरीके से नरसिम्हन सरस्वती ने क्या क्या बयान दिए, हेट स्पीचेस देने उनके खिलाफ बहुत मतलब मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वालों को प्रमोट किया जाता है बीजेपी में। तो वो लोग टच कहीं उनको दिल से टच होता है। अगर ये चीज ना हो, आपके सवाल बिल्कुल जायज है, अगर ये ना हो तो देश के प्रधानमंत्री का बीजेपी को सब हाथों में खिलाने का काम करेंगे कश्मीर के लोग, और बहुत सारे स्टेट्स में मुसलमानों भी साथ देने का काम करेंगे। लेकिन जब इनके चीफ मिनिस्टर इस तरीके के बयानात देते हैं और जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले उनको प्रमोट करते हैं, नसीमानंद जैसे लोगों को जो नबी जो से पूरे देश और दुनिया के मुसलमानों के एक जज्बात एक मोहब्बत जुड़ी हुई है, उसके उन पे एक्शन नहीं होता, फिर लगातार उनको पालने का काम करते हैं। कितने सालों से हमने देखा है पूरे मुसलमान इकट्ठा होकर सड़कों पर आ जाता है, चाहे कश्मीर की बात हो या और अदर स्टेट्स में हो, गाजियाबाद के अंदर हो, यूपी के अंदर, जहां जहां एफआईआर होने का काम वहां लेकिन पे इस बात वहां पे को- कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखाई देता है और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इसी बात की आलोचना भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुशील जी का, हम शुक्रिया करेंगे बिलाल साहब का जो चर्चा कर रहे थे मेरे साथ। कुल मिलाकर सबकी निगाहें इन दो चुनावों पर थी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव पर थी। ये साफ हो चुका है कि हरियाणा में अब बीजेपी की सरकार है और मुझे लगता है चेहरा भी करीब करीब वही है, पुराने मुख्यमंत्री सैनी। जम्मू कश्मीर में साफ हो चुका है, फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया कि वहाँ की सरकार में मुख्यमंत्री पद की शपथ अगर कोई लेगा तो वो अमरूद दल लेंगे। 11 से 12 अक्टूबर की बात की जा रही है कि या तो 11 या फिर 12। अब नज़र किस पर? नज़र झारखंड पर, नज़र महाराष्ट्र पर, और विपक्षी पार्टियां चाहे वो शिवसेना हो या शरद पवार की एनसीपी हो या फिर कांग्रेस हो, उन्हें एक बार सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसे ही नैरेटिव बनाकर चुनावी सभाओं में आरोप लगाकर चुनाव लड़ेंगे या ज़मीन पर जाकर हकीकत को समझेंगे और फिर मैदान में उतरेंगे, क्योंकि सामने वाला इतना कमज़ोर